आपके सामने पहला प्रश्न है, रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है? टिटनेस और गलसुआ, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, हैजा और प्लेग, टाइफाइड और चेचक। प्रश्न का सही जवाब होगा हैजा और प्लेग। टिटनेस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो जीवाणु है उससे फैलता है, और ये जीवाणु जो है बिना ऑक्सीजन के फैलता है। जैसे जंग लगी किसी लोहे, कील, कांटा आदि घुसने से ये रोग बढ़ता है और पूरे शरीर में अकड़न पैदा करता है। इसके लिए टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। गलसुआ, गलसुआ जो होता है वो मम्स वायरस से होता है। मम्स वायरस से होता है, यह खांसने, छींकने, बात करने से होता है और लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिससे रोगी को भोजन निगलने में भी कठिनाई होती है। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है। हर्पीज किसके द्वारा होता है? सिंप्लेक्स वायरस। और इन्फ्लुएंजा सांस की नली को प्रभावित करता है। सांस की नली को प्रभावित करता है। हैजा जो है, हैजा वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु द्वारा होता है। और गंदे पानी संक्रमित भोजन खाने से होता है। अतिसार इसके लक्षण हैं और ओआरएस का घोल हमें पीना चाहिए। और ये जल जनित रोग है, जल जनित रोग है। दूसरा था इसके अंदर प्लेग, जीवाणु के द्वारा होता है। यह संक्रमित जो चूहे हैं उन चूहे के ऊपर पिस्सू जो होता है, उस पिस्सू के काटने से ये रोग होता है। जो संक्रमित चूहे हैं उनके ऊपर पिस्सू है, पिस्सू अगर किसी को काटता है तो उस पिस्सू के काटने से ये रोग फैलता है। और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से ये फैलता है। भारत में इसकी शुरुआत 1896 में मुंबई में मानी जाती है। और भारत में जो प्लेग है 1896 से लगाकर 1907 के बीच बहुत भयंकर बीमारी बन के उभरा था और प्लेग से कहीं जाने गई थी। इसलिए सही जवाब होगा हैजा और प्लेग। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह रोग जिसमें घरेलू मक्खियां शारीरिक वाहक बनती हैं? हाथीपाव, दाद, अतिसार, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा अतिसार। हाथीपाव मच्छर द्वारा फैलता है और दाद जो है फंगल संक्रमण है। और हाथीपाव जो होता है मच्छरों के द्वारा फैलता है। अतिसार, यह डायरिया मक्खी द्वारा फैल सकते हैं। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? मलेरिया, एड्स, तपेदिक, डेंगू। सही जवाब होगा तपेदिक। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ से होता है। और एड्स जो है एचआईवी से होता है और वो एक प्रकार का वायरस है। तपेदिक जो है, हम टीबी भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। और डेंगू जो है वो वायरस से होता है। सही जवाब होगा तपेदिक। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक कौन होता है? मलेरिया जो रोग है उसका वाहक कौन होता है? नर मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर या मक्खी? सही जवाब होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। नर मच्छर जो होते हैं वो खून चूसने का काम नहीं करते हैं। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर हैं यही सही वाहक हैं। और मादा क्यूलेक्स मच्छर यह फाइलेरिया क्या फैलाता है? फाइलेरिया फैलाने का काम करता है। सही जवाब होगा अपना मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV, H1N1, HBV, HCV। सही जवाब होगा HIV के कारण होता है। जबकि H1 और N1, H1 इनसे स्वाइन फ्लू फैलता है, इस वायरस से स्वाइन फ्लू फैलता है। और HBV हेपेटाइटिस बी
हेपेटाइटिस बी। और HCV हेपेटाइटिस का ही एक टाइप है, हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि गलत है, ये भी गलत है। इससे स्वाइन फ्लू फैलता है। और HIV एड्स का वायरस है। सही जवाब होगा HIV। अगला प्रश्न है मधुमेह, डायबिटीज किस ग्रंथि के खराब कार्य के कारण होता है? थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? सही जवाब होगा अग्नाशय ग्रंथि। थायराइड तो क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म, लेकिन इसका संबंध डायबिटीज से कतई नहीं है। एड्रिनल, ये एड्रिनल हार्मोन बनाता है, डायबिटीज में इसकी कोई भी भूमिका नहीं है। अग्नाशय, यही इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन, इंसुलिन बनाता है जो शर्करा नियंत्रण में मदद करता है, जो शुगर के नियंत्रण में क्या करता है? मदद करता है। अग्नाशय क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है जो शुगर के नियंत्रण में मदद करता है। सही जवाब होगा अपना अग्नाशय। और पीयूष ग्रंथि है, ये क्या करती है? कई हार्मोन बनाती है। डायबिटीज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण होता है शरीर पर लाल चकत्ते, खांसी, दस्त, पीलिया। तो सही जवाब होगा शरीर पर लाल चकत्ते। खांसी जो है ये सर्दी खांसी आम बात होती है इसकी, डेंगू में इसका कोई रोल नहीं है। दस्त डेंगू का लक्षण नहीं है। पीलिया यह लीवर संबंधी बीमारी का संकेत है। शरीर पर लाल चकत्ते। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा एक वायरल रोग है? ऑप्शन है कोलरा, टाइफाइड, चेचक या तपेदिक। सही जवाब होगा चेचक। कोलेरा एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। चेचक ये एक वायरल रोग है। कैसा रोग है? वायरल रोग है। और तपेदिक ये बैक्टीरिया से होता है। सही जवाब होगा हमारे पास चेचक। रेबीज किसके काटने से होता है? मच्छर, कुत्ता, मक्खी, मधुमक्खी। सही जवाब होगा कुत्ता। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। रेबडो वायरस। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस रूप में प्रवेश करता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर, स्पोरोजोइट्स, ट्रोपोजोइट्स, हिमोजोइन। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है यह तो वाहक है। क्या है? वाहक है। ये प्लाज्मोडियम का एक रूप है। प्लाज्मोडियम का क्या है? एक रूप है। और स्पोरोजोइट्स जो होते हैं प्लाज्मोडियम का यही रूप जो होता है शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है। और ट्रोपोजोइट्स ये शरीर के भीतर, यह शरीर के अंदर क्या करता है? विकसित होता है। स्पोरोजोइट्स तो क्या करेगा? शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। और ट्रोपोजोइट्स होता है जो विकसित होता है। हिमोजोइन यह प्लाज्मोडियम के द्वारा जो उत्सर्जित जो बुखार का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? बुखार का कारण बनता है। शरीर के अंदर घुसा कौन? स्पोरोजोइट्स। बड़ा कौन? विकसित कौन हो रहा है? ट्रोपोजोइट। और हिमोजोइन क्या है? इसके द्वारा प्लाज्मोडियम द्वारा उत्सर्जित विष है जिसके कारण हमें बुखार आता है। सही जवाब होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये वाहक है। अविषालु पदार्थ जो कि मलेरिया के समय ठिठुरन तथा उच्च आवृत्ति ज्वर हेतु उत्तरदायी होता है। अविषालु पदार्थ जो कि मलेरिया के समय ठिठुरन व उच्च आवृत्ति ज्वर हेतु उत्तरदायी होता है। हिमेटिन, हीमोग्लोबिन, हीमोजोइन या हिम। सही जवाब होगा हीमोजोइन। हिमेटिन जो होता है रक्त में आयरन युक्त पदार्थ है। इसका बुखार से कोई संबंध नहीं है। हीमोग्लोबिन यह ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। शरीर के विभिन्न भागों तक, अंगों तक, नसों तक, कोशिकाओं तक, सारी चीजों तक हीमोग्लोबिन, ब्लड दौड़ रहा है, जहाँ जहाँ ब्लड है वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन के ऊपर कौन है? ऑक्सीजन है। हिमोजोइन प्लाज्मोडियम द्वारा उत्सर्जित विष, क्योंकि ये तो विष से प्रवेश कोई और कर रहा है और विकसित कोई और हो रहा है और बुखार और कोई और दे रहा है। हिम जो है ये हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। हिम जो है हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। इसका हिस्सा है हीमोग्लोबिन का। सही होगा
हीमोजन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन ए जो है वो रतौंधी रोग से संबंधित है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की और ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। और विटामिन सी स्कर्वी का मुख्य कारण है। और विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है। सही जवाब होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है या पोषण संबंधी रोग है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आनुवंशिक है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला रोग है। पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला रोग है। जीवाणु जनित ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। विषाणु जनित ये वायरस से भी नहीं होता है। पोषण संबंधी विटामिन या मिनरल की कमी से भी ये नहीं होता है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में होके ही रहेगा थैलेसेमिया। थैलेसेमिया आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है, इसके अंदर रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन उसकी संरचना इससे प्रभावित होती है। सही जवाब होगा आनुवंशिक। अगला प्रश्न है, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र या यकृत? सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र। हृदय पोलियो से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। फेफड़ा इसका संबंध सांस की बीमारियों से है। और तंत्रिका तंत्र यकृत यह लीवर संबंधी है। अगला प्रश्न है, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, यकृत? सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र। सही जवाब क्या है? तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है, हर्पीज किसके कारण होता है? फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजुआ? सही जवाब होगा वायरस। फंगस जो है यह फंगल संक्रमण से संबंधित नहीं है, हर्पीज नहीं है। और हर्पीज वायरस जो होता है एचएसवी इसका कारण है। हर्पीज वायरस का एचएसवी इसका कारण है, एचएसवी। बैक्टीरिया हर्पीज बैक्टीरिया से नहीं होता है। प्रोटोजुआ इनमें मलेरिया आदि होते हैं, हर्पीज नहीं होते हैं। हर्पीज एक वायरल संक्रमण है जो त्वचा और जननांगों को प्रभावित करता है। ठीक है, हर्पीज क्या करता है? वायरस जनित रोग हैं और ये त्वचा और जनन जनन अंगों को प्रभावित करता है। जनन अंगों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी और प्रोटीन? सही जवाब होगा विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम यह हड्डियों के लिए आवश्यक है लेकिन इसका प्रमुख कारण नहीं है। यह हड्डियों के लिए आवश्यक है लेकिन इसका प्रमुख कारण नहीं है। आयरन यह खून की कमी से होता है। खून की कमी से होता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। प्रोटीन ये तो सामान्य वृद्धि, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। सही जवाब होगा विटामिन डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? सामान्य सर्दी, कैंसर, मलेरिया, हैजा? सामान्य सर्दी यह किससे फैलता है? तो यह वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और कैंसर यह असंक्रामक रोग है, संक्रमण से नहीं फैलता है। मलेरिया यह प्रोटोजुआ से फैलता है, प्रोटोजुआ। और हैजा है यह जल जनित संक्रामक रोग है, पहले बता चुका हूं, जल जनित। सही जवाब होगा कैंसर। अगला प्रश्न है, कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है? वायरस, वायरस, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, फंगस, पोषण की कमी?
सही जवाब होगा अनियंत्रित कोशिका विभाजन। जब कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है तब कैंसर उत्पन्न होता है। पोषण की कमी से ये कैंसर नहीं होता है, फंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ कैंसर होते हैं जो वायरस से होते हैं, लेकिन मुख्य कारण इसका ये नहीं है। कैंसर का मुख्य कारण है एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन, जिनको नियंत्रित करना कठिन है। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? कैंसर, मधुमेह, हाइपरटेंशन, एनीमिया। सही जवाब होगा मधुमेह। कैंसर तो ये कोशिकाओं से संबंधित रोग है, अनियंत्रित कोशिका होती है। मधुमेह ब्लड शुगर स्तर में वृद्धि इसका लक्षण है। मधुमेह होना है इसका मतलब उनके ब्लड में शुगर बढ़ गई है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन रक्तचाप से संबंधित है। और एनीमिया ये खून की कमी से होता है। एनीमिया किससे होता है? ये खून की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? खून की कमी, खून की कमी से होता है। सही जवाब होगा मधुमेह, शुगर का बढ़ना। जॉन्डिस किस अंग से संबंधित रोग है? जॉन्डिस यकृत, फेफड़ा, हृदय या आंत। सही जवाब होगा यकृत। जॉन्डिस जो रोग है यकृत से संबंधित है। ये पीलिया का मुख्य प्रभावित अंग है। जॉन्डिस यानी कि इसे लिखा जाएगा पीलिया। फेफड़ा ये सांस लेने से संबंधित है। हृदय रक्त संचार से संबंधित है। आंत पाचन से जुड़ा हुआ है। तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ लेप्रोसी का कारण क्या है? वायरस है, जीवाणु है, फंगस है या प्रोटोजोआ है? सही जवाब होगा जीवाणु। तो वायरस ये वायरल रोग है ही नहीं, जीवाणु जनित रोग है। और जीवाणु कौन सा होगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। और फंगस इससे त्वचा रोग होते हैं, कुष्ठ रोग नहीं होता है। प्रोटोजोआ यह मलेरिया आदि से संबंधित है, मलेरिया का काम करता है। सही जवाब होगा जीवाणु। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? फाइलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, वुचेरिया, ट्राइपेनोसोमा और लिस्मानिया। सही जवाब है वुचेरिया। प्लाज्मोडियम है यह मलेरिया का कारक है। किसका कारक है? मलेरिया का कारक है। मलेरिया, मलेरिया का कारक है। और वुचेरिया जो होता है यह फाइलेरिया का कारण बनता है, जो कि सही है। ट्राइपेनोसोमा यह नींद की बीमारी, नींद की बीमारी से संबंधित, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती रहती है रोगी को। और लिस्मानिया यह काला आजार का कारक है, काला आजार रोग होता है, काला आजार का कारक है लिस्मानिया। सही जवाब होगा वुचेरिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स। सही आंसर होगा टाइफाइड। डेंगू जो है मच्छर जनित रोग है, मच्छर जनित रोग। मलेरिया है यह भी मच्छर द्वारा फैलता है। टाइफाइड दूषित जल। एड्स वायरस के द्वारा। सही जवाब होगा टाइफाइड दूषित जल के सेवन से। अगला प्रश्न है, रिंग वर्म किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, रिंग वर्म किससे होता है? फंगस, वायरस, जीवाणु, परजीवी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फंगस से। वायरल रोगों से संबंधित है, वायरस तो वायरल रोगों से संबंधित है। जीवाणु यह बैक्टीरिया से संबंधित है। परजीवी रिंगवर्म परजीवी से नहीं होता है। सही जवाब होगा फंगस। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चिकनगुनिया का कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ।
तो ये वायरस का कारण है। चिकनगुनिया जो होता है वो वायरस का कारण है। बैक्टीरिया से नहीं फैलता है, फंगस त्वचा से होते हैं लेकिन नहीं होता है, प्रोटोजोआ या मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक जोड़ी की दो बीमारियां वायरस रोग से हैं? टाइफाइड क्षय रोग, दाद एड्स, सामान्य सर्दी जुकाम एड्स, पेचिस या सामान्य सर्दी जुकाम। सही जवाब होगा सामान्य सर्दी जुकाम। टाइफाइड और क्षय रोग, ये तो दोनों, क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं, ये दोनों जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। दाद एवं एड्स वायरस से होंगे। सामान्य सर्दी जुकाम दोनों वायरस से। सवाल है, विडाल टेस्ट से किस रोग की पहचान की जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया, क्षय रोग जिसे तपेदिक भी कहा जाता है। सही जवाब होगा इसके अंदर टाइफाइड टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट से टाइफाइड रोग का पता लगता है, जबकि मलेरिया ये तो ब्लड सैंपल से पता चलता है इसका, और निमोनिया इसमें बलगम की जांच होती है, और जो तपेदिक है इसमें मोन्टू टेस्ट से जांचा जाता है। तपेदिक को मोन्टू टेस्ट से जाना जाता है, और इसको टाइफाइड को जाना जाता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट सही होगा टाइफाइड। अगला प्रश्न है, टीकाकरण किसका एक भाग है? उपचार का, निष्क्रिय प्रतिरक्षण का, निदान का, प्रोफाइलैक्सिस का। तो सही जवाब होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षण का। उपचार का, टीकाकरण उपचार का भाग नहीं है, यह तो बीमारी के इलाज के लिए नहीं बल्कि उसके बचाव के लिए किया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षण यही सही है। टीकाकरण के द्वारा शरीर में रोग के प्रति प्रतिरक्षा विकसित की जाती है, मतलब जो रोग है उसके प्रति एडवांस में यह प्रतिरक्षण रोग होने से पहले किया जाता है, ताकि शरीर में क्या होता है कि एंटीबॉडी बन जाए। और निदान का अर्थ होता है बीमारी की पहचान करना, जबकि ये तो टीकाकरण है, टीकाकरण का इससे कोई संबंध नहीं होता है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि रोगों से बचाव के लिए उठाए गए कदम। टीकाकरण वास्तव में प्रोफाइलैक्सिस का एक भाग हो सकता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में टीकाकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षण। टीका होता है अक्रिय एंटीजन, सक्रिय रोगजनक, अक्रिय रोगजनक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अक्रिय रोगजनक। सवाल है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध बचाव का साधन है? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, एड्स, कॉलरा। सही जवाब होगा ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया संबंधित है फेफड़ों से, गले से, रक्त से, यकृत से। डिप्थीरिया गले से संबंधित है। डिप्थीरिया एक गले में होने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग क्या करता है? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे गले में झिल्ली जैसी परत जम जाती है और सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? पहला प्रश्न तुम्हें ध्यान में हो तो यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा प्लेग फैलता है। चिक टेस्ट निम्न में से किसके साथ संबंधित है? बोर्डिटेला, पर्ट्यूसिस, क्लेमाइडिया, ट्रोकोमेटिस और डिप्लोकोकस, पेनिमोनाई और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। सही जवाब होगा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। चिक टेस्ट डिप्थीरिया से संबंधित है। अगला सवाल है, एचआईवी का न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? एसएसआरएनए, डीएसआरएनए, एसएसडीएनए और डीएसडीएनए। तो सही जवाब होगा एसएसआरएनए। एचआईवी एक आरएनए है, न कि डीएनए है। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो इंसानों में एड्स का कारण बनता है। एचआईवी का समूह है रेट्रोवायरस। एचआईवी का समूह रेट्रोवायरस और एचआईवी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है एसएसआरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका मतलब है कि एचआईवी के अंदर एकल सूत्री आरएनए पाया जाता है, एकल सूत्री। और एचआईवी की कार्यप्रणाली होती है कि एचआईवी जब शरीर में प्रवेश करता है
तो आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए में परिवर्तित कर देता है। ये जो आरएनए है, इस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए में डीएनए में बदल देता है और यह डीएनए मानव के डीएनए से मैच कर जाता है। ये डीएनए क्या करता है कि मानव की जो डीएनए है उसके कोशिकाओं के साथ जुड़ जाता है और फिर प्राकृतिक अवस्था में तो ये ऐसे सारे नहीं रहता है। अगला सवाल है, राइनो वायरस से प्रभावित होने वाला अंग है नाक, श्वसन पथ एवं भी दोनों फेफड़े। राइनो वायरस सामान्य सर्दी जुकाम है, कॉमन कोल्ड का प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब होगा फेफड़े अप्रभावित रहते हैं। प्रभावित कौन से रहेंगे कि नाक और श्वसन पथ। नाक और श्वसन पथ इसीलिए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आते हैं और फेफड़े जो होते हैं शरीर के निचले श्वसन तंत्र के भाग हैं, तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मानव रोग और कारक, इनके कारक निदान जो टॉपिक हैं, उससे ये आपकी तैयारी के अंदर जरूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।